वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द एडवर्ब। इस चैप्टर में हम एडवर्ब क्या होता है इसको डिटेल में देखेंगे और फिर इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह के एडवर्ब्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि एडवर्ब हम एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी सेंटेंस में या किसी जुमले में किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये तीन चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, तीन चीजों के मीनिंग को ये मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। वो कौन कौन सी हैं? या ये किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है, या ये किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है, या ये किसी और एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है। यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है। अब ये क्या है, इस डेफिनेशन से आपको पता नहीं चला होगा कि एडवर्ब क्या है। हम मजीद क्लियर करते हैं कि एग्जांपल्स को देखते हुए हम देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल है रामा रन्स क्विकली। इसकी ट्रांसलेशन ये है कि जो रामा है वो क्विकली यानी कि तेजी से दौड़ता है। आपने ट्रांसलेशन नहीं देखनी, आपने सिर्फ इसमें देखना है कि इस सेंटेंस में जो वर्ड रन्स है ये क्या है। ये एक वर्ब है। रन्स जो है ये एक वर्ब है, यानी रन की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है रन्स। तो रन्स जो है वो एक वर्ब है और उस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड क्विकली आ रहा है इस सेंटेंस में वो हमारा एडवर्ब है। अब ये मॉडिफाई कैसे हो गया? वर्ब जो रन्स है वो मॉडिफाई कैसे हो गया? अब सेंटेंस की ट्रांसलेशन पे हम जाते हैं। रामा रन्स क्विकली, रामा तेजी से या फुर्ती से दौड़ता है। तो इसमें जो वर्ड रन्स है उसका मतलब तो है दौड़ना। अब दौड़ता कैसे है इसके बारे में जो वर्ड हमें दे रहा है इंफॉर्मेशन, वो वर्ड है क्विकली। कि वो कैसे दौड़ता है? वो क्विकली दौड़ता है यानी कि तेजी से दौड़ता है। यानी वर्ब का जो मीनिंग क्लियर करने के लिए जो वर्ड हमें नजर आ रहा है इस सेंटेंस में वो क्विकली है। यानी रामा रन्स, रामा दौड़ता है, ये तो हमें पता है। अब रामा दौड़ता कैसे है उस चीज को क्लियर करने के लिए, उस चीज को हमें वाजे करने के लिए जो वर्ड है वो है क्विकली। यानी कि रन्स के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से दौड़ता है, वो क्विकली दौड़ता है। तो क्विकली इस जो सेंटेंस है इसमें क्विकली जो है वो एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब कौन सा है? रन्स एक वर्ब है और उसके मीनिंग को, उसके मतलब को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली। मॉडिफाई करने का मतलब है कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें उसकी जो मीनिंग है उस वर्ब की वो क्लियर कर रहा है। वो कैसे क्लियर कर रहा है? हमें ये क्लियर हो रहा है वर्ड क्विकली से कि जो रन्स है यानी कि जो वो दौड़ता है वो कैसे दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है? वो तेजी से, फुर्ती से दौड़ता है। तो इसलिए ये वर्ब रन्स को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए हम इस क्विकली को एडवर्ब कहेंगे। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल पे। दूसरी एग्जांपल है हमारी दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। इस सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि ये बड़ा मीठा आम है। ये होगी इसकी ट्रांसलेशन। अब जाते हैं इसमें जो वर्ड स्वीट है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। आपने अगर एडजेक्टिव्स कर लिए आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव है स्वीट, यानी कि मीठा होना एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। अब जो एडजेक्टिव है उसको जो क्वालिफाई कर रहा है या उसको जो मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ड जो उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है, वो कौन सा वर्ड है इस सेंटेंस में? वो है वेरी, VERY, वेरी। तो ये जो वेरी है रेड हाईलाइटेड, ये हमारा एडवर्ब हुआ। अब जो वेरी है ये कैसे क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है स्वीट एडजेक्टिव को? ये इस तरह से कर रहा है, अगर हम ट्रांसलेशन पे जाएं कि दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, ये बड़ा मीठा या ये बहुत मीठा आम है। अब बहुत का जो वर्ड है उसके लिए हमने वेरी इस्तेमाल किया। मीठा तो है, एडजेक्टिव तो है, उसकी क्वालिटी तो है आम की कि वो मीठा है, लेकिन वो किस हद तक मीठा है, उसकी डिग्री क्या है, यानी कि वो किस हद तक मीठा है, तो उसके लिए जो वर्ड है वो वेरी है, यानी कि वो बहुत मीठा है। तो बहुत जो है वो क्लियर कर रहा है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव स्वीट है यानी कि आम मीठा तो है, लेकिन मीठा किस हद तक है, उस किस का जो जवाब दे रहा है वो वेरी वर्ड है, यानी कि बहुत हद तक मीठा है। इसलिए जो वेरी है वो एडजेक्टिव स्वीट के जो मीनिंग है उसको क्लियर कर रहा है या उसको क्वालिफाई कर रहा है, या आप कह सकते हैं उसको मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए जो वेरी वर्ड हुआ इस सेंटेंस में, दूसरी एग्जांपल में, वो हमारा एडवर्ब हो गया। यानी कि वो एक एडजेक्टिव को या एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये एडवर्ब हो गया। अब हम जाते हैं अपनी तीसरी एग्जांपल पे। तीसरी एग्जांपल है हमारी गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली।
इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है गोविंद काफी हद तक वाजे पड़ता है, यानी कि क्लियरली पड़ता है। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि जो वर्ड ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड क्लियरली है, ये क्या है? ये खुद एक एडवर्ब है। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा है कि रामा रन्स क्विकली, यानी कि जो वर्ड जो क्विकली है वो हमारा एक एडवर्ब था। इसी तरह क्लियरली भी एक एडवर्ब है। ये एडवर्ब कैसे है? ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा वर्ब? रीड को, इसलिए ये भी एक एडवर्ब है। लेकिन यहां पे एक आपने और चीज नोट करनी है, वो ये है कि यहां पे जो क्वाइट वर्ड है उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि वो क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में। वो ये कर रहा है, वो वर्ड जो क्लियरली, जो कि खुद एक एडवर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है या उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे? ट्रांसलेशन पे दोबारा जाएं। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, यानी कि गोविंद जो है वो काफी हद तक वाजे पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है। इसकी ये ट्रांसलेशन है। अब क्लियरली ये तो एक एडवर्ब है, यानी कि वो वाजे पढ़ता है, लेकिन किस हद तक वाजे पढ़ता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो वर्ड हमें दे रहा है वो है क्वाइट, कि वो काफी हद तक अच्छा पढ़ता है, काफी हद तक क्लियरली पढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें वर्ड जो क्वाइट है वो भी हमारा एडवर्ब है, और वो काम क्या कर रहा है? वो एक एडवर्ब को ही, एक एडवर्ब के मीनिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए अब तक हमने जो एडवर्ब है उसकी 3 कंडीशंस पढ़ ली हैं कि एक जो एडवर्ब है वो किसी पहली जो है हमारी एग्जांपल, उसमें हमने देखा है कि एक जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा है कि एक जो एडवर्ब है वो किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है। और जो तीसरी एग्जांपल है उसमें हम देख रहे हैं कि एक जो एडवर्ब है वो किसी और एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो यहीं से, इन्हीं 3 एग्जांपल से हमारी डेफिनेशन बन गई एडवर्ब की, कि एडवर्ब हम एक ऐसे वर्ड को कहेंगे जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। आई होप अभी तक आपको एडवर्ब जो है वो क्लियर हो चुका होगा, उसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि एडवर्ब हम कहते किसे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक जो एडवर्ब होता है वो पूरे के पूरे फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है। आपको कुछ एडवर्ब्स ऐसे नजर आएंगे जो कि पूरे के पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहे होंगे, पूरे के पूरे फ्रेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ये बात। पहली एग्जाम्पल है, शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम, यानी कि वो उसके बिल्कुल पास बैठी थी। इसमें जो क्लोज वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, शी वाज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट, कि वो मुकम्मल तौर या उसने मुकम्मल तौर पर सफेद लिबास पहना था। तो इसमें ऑल जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है। और आखिरी एग्जांपल, ही पेड हिज डेब्ट्स डाउन टू द लास्ट पेनी, यानी कि उसने अपने सारे कर्ज अदा कर दिए। और इसमें जो वर्ड डाउन है वो हमारा एडवर्ब है। अब हम देखते हैं कि पहली एग्जांपल में क्लोज जो हमारा एडवर्ब है वो किस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है? वो मॉडिफाई कर रहा है बिसाइड हिम को, यानी कि उसके पास। क्लोज का मतलब है बिल्कुल, यानी कि अगर इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्लोज का मतलब होगा बिल्कुल साथ। वैसे तो क्लोज का मतलब है साथ बैठना, लेकिन क्लोज बिसाइड हिम, बिल्कुल साथ बैठी थी। तो इसमें बिसाइड हिम एक फ्रेज है और उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है वर्ड क्लोज, यानी कि उसके बिल्कुल साथ बैठी थी। बिल्कुल के लिए जो इंफॉर्मेशन के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो क्लोज है। तो क्लोज हमारा एक एडवर्ब है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में, शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट, यानी कि उसने सफेद तो पहना था, लेकिन ऑल हमें क्या बता रहा है? ये हमें एक हाउ मच, यानी कि डिग्री के बारे में बता रहा है कि मुकम्मल तौर पर, ऑल इन वाइट, तो उसने मुकम्मल तौर पर सफेद लिबास पहना था। तो इनवाइट क्या है? हमारा एक फ्रेज है और उसको कंट्रोल कर रहा है ऑल वर्ड। इसी तरह आखिरी एग्जांपल, ही पेड हिज डेब्ट्स डाउन टू द लास्ट पेनी, यानी कि उसने अपने सारे कर्ज अदा कर दिए। तो इसमें डाउन जो वर्ड है वो हमें टू द लास्ट पेनी, इसके बारे में या इस पूरे फ्रेज को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। डाउन क्या है? डाउन हमें बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है कि किस हद तक। तो डाउन का मतलब है आखिरी हद तक, यानी कि सारे के सारे उसने अदा कर दिए हैं। टू द लास्ट पेनी के आखिरी हद तक उसने अपने जो कर्ज हैं वो अदा कर दिए हैं। तो इसलिए इन तीनों एग्जांपल्स में, पहले में क्लोज, दूसरी में ऑल और तीसरी में डाउन, ये पूरे के पूरे फ्रेजेस को कंट्रोल करते हुए या पूरे के पूरे फ्रेजेस के मीनिंग को मॉडिफाई करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसलिए जो एडवर्ब्स होते हैं वो आपको बाज़ औक़ात पूरे के पूरे फ्रेजेस को कंट्रोल करते हुए भी नजर आ सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक जो एडवर्ब होता है वो आपको पता है कि एक एडवर्ब है जो वो वर्ब को भी कंट्रोल करता है, यानी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है और वो एडजेक्टिव के मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है। और अभी हमने देखा है, अभी हमने पढ़ा है कि वो पूरे के पूरे फ्रेज के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि एक जो वर्ब एडवर्ब है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, नहीं सिर्फ एक फ्रेज नहीं बल्कि पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को भी वो मॉडिफाई कर सकता है। कैसे? एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होगी। तो पहली एग्जाम्पल है प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, यानी कि शायद वो गलत है। तो इसमें जो हमारा पूरा सेंटेंस है उसमें जो पहला वर्ड है प्रोबेबली, ये हमारा एक एडवर्ब है और ही इज मिस्टेकन, ये पूरा सेंटेंस है ही इज मिस्टेकन यानी कि वो गलत है। तो इस पूरे सेंटेंस को कंट्रोल करने वाला वर्ड है प्रोबेबली, यानी कि उसकी बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो ही इज मिस्टेकन, ये तो एक सेंटेंस है, इसका मीनिंग है कि वो गलत है। अगर हम एक सेकंड के लिए वर्ड प्रोबेबली को हटा दें तो ही इज मिस्टेकन का मतलब है कि वो गलत है, लेकिन जब प्रोबेबली साथ ऐड करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि शायद वो गलत है। तो मतलब पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही चेंज कर दिया, पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही कंट्रोल कर लिया। किस वर्ड ने? प्रोबेबली ने, कि शायद का एलिमेंट डाल दिया कि वो गलत है। पहले तो था वो गलत है, लेकिन प्रोबेबली ऐड किया तो शायद वो गलत है। तो शायद का मतलब पूरे के पूरे सेंटेंस पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। इसलिए जो वर्ड प्रोबेबली है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पे हमें क्या नजर आ गया कि जो वर्ड प्रोबेबली जो कि एक एडवर्ब है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को ही कंट्रोल कर रहा है, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी एग्जांपल से मजीद क्लियर करें ये बात। दूसरी एग्जांपल है पॉसिबली इट इज एज यू से, कि मतलब मुमकिन है जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही है। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए हम वर्ड पॉसिबली को हटा दें जो कि हमारा एक एडवर्ब है, तो सेंटेंस क्या बनता है? इट इज एज यू से, ये ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं या जैसा आपने कहा। तो इट इज एज यू से, जैसा आप कहते हैं ये ऐसा ही है। तो पॉसिबली को अब ऐड करें और उसके मीनिंग को मिला के पढ़ें। पॉसिबली इट इज एज यू से, कि पॉसिबली का मतलब है कि मुमकिन है जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है, या मुमकिन है जैसा आपने कहा ये ऐसा ही है। तो पॉसिबली क्या है? मुमकिन है। तो एक ऐसा वर्ड जो पूरे के पूरे सेंटेंस पे ही क्वेश्चन मार्क डालने वाला है वो है पॉसिबली, कि आप जो कह रहे हैं ये मुमकिन है, हो भी सकता है नहीं भी, क्लियर नहीं है। पॉसिबली का मतलब है कि मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल से यही बात मैं मजीद क्लियर करता हूं। तीसरी एग्जांपल है सर्टेनली यू आर रॉन्ग, कि यकीनन तुम गलत हो। अब एक सेकंड के लिए वर्ड जो सर्टेनली जो कि हमारा एक एडवर्ब है उसको हटा दें और बाकी पढ़ें सेंटेंस। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो तुम गलत हो का मतलब है तुम गलत हो, ये क्लियर बात है। लेकिन जब हम वर्ड सर्टेनली लगा देंगे तो एक मोहर लगी कि यकीनन तुम गलत हो, पक्का हो गया यकीनन तुम गलत हो। मतलब अगर सर्टेनली लगा दिया तो यकीनन तुम गलत हो, इस पे मोहर लग गई। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए यहीं पे एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि सर्टेनली की जगह पे हम वर्ड यहां पे प्रोबेबली लगा देते हैं कि प्रोबेबली यू आर रॉन्ग, कि शायद तुम गलत हो। तो फिर क्या हुआ? फिर प्रोबेबली उस पर एक और क्वेश्चन मार्क लेके आ गया कि तुम गलत हो शायद। शायद का मतलब है कि तुम गलत नहीं भी हो सकते। तो कहने की जो मुद्दे की बात मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं इन एग्जाम्पल से वो ये है कि एक जो एडवर्ब है वो सेंटेंस की अगर शुरू में हम लगा दें बाजुकात, नॉट इन ऑल कंडीशंस, बाजुकात, अगर बाजुकात कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो कि हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं वो पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जैसे कि इन सारी एग्जांपल्स में आपको नजर आ रहा होगा। और मैं काफी कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहां पे समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी एक जो एडवर्ब है वो पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही अपनी ग्रिप में ले सकता है, उसकी सेंटेंस की पूरी मीनिंग को ही मॉडिफाई कर सकता है। तो इन एग्जांपल्स में ये यूज है एडवर्ब का। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, कि एडवर्ब्स की कौन कौन सी किस्में हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि एडवर्ब होता क्या है, यानी कि एडवर्ब किन किन चीजों के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब जो है उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उसकी क्लासेस हैं। तो सबसे पहले जो उसकी काइंड है, सबसे पहली जो उसकी टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का मतलब है वो एडवर्ब्स जो टाइम के रिलेटेड हो, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स जो अगर लेट्स सपोज अगर हम मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन सेट करें कि व्हेन, कब, कब का जो जवाब देने वाले एडवर्ब्स होंगे वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएंगे। कैसे? ये बात एग्जांपल से मजीद क्लियर होगी। पहली एग्जांपल देखें, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, यानी इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो बनेगी
मैंने ये पहले भी सुना है, इसकी इस तरह से ट्रांसलेशन है कि मैंने ये पहले भी सुना है। अब ये जो वर्ड हमारा बिफोर है, ये हमारा एक एडवर्ब है। अभी मैं ये आपको नहीं बताता जाऊंगा कि ये एडवर्ब कैसे है, क्योंकि ये हमने पहले काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ये एडवर्ब कैसे है। अब सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ये एक एडवर्ब है। रेड हाईलाइटेड बिफोर जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है, और वो कौन सा एडवर्ब है, मेन हमारा फोकस यहाँ पे ये होगा। काइंड्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ टाइप बताएंगे कि किस क्लास या किस काइंड का ये एडवर्ब है। तो बिफोर जो है वो एक एडवर्ब है, और वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों है, वो हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि कब। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, यानी कि ये मैंने पहले का सुना हुआ है, ये मैंने पहले सुना हुआ है। तो टाइम के बारे में है ना कि कब सुना है। व्हेन अगर हम सवाल करें कि व्हेन कब सुना आपने, तो उसका आंसर होगा बिफोर, यानी कि पहले सुना हुआ है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल पे आ जाए, दैट डे ही अराइव्ड लेट, यानी कि उस दिन वो लेट आया। तो इसमें हमारा जो वर्ब एडवर्ब है वो है लेट। रेड हाईलाइटेड लेट जो है वो हमारा एडवर्ब है, और ये किस टाइप का है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्यों है ये, क्योंकि ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि वो उस दिन लेट आया। अगर हम सवाल करें कि व्हेन, यानी कि कब आया, तो वो लेट आया, उसका जवाब होगा लेट। तो लेट जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। मजीद क्लियर करें, तीसरी एग्जांपल, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, यानी अब हमें काम शुरू कर देना चाहिए, या अब हम जो है वो काम शुरू करेंगे। तो नाउ जो वर्ड है वो हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि वो हमें टाइम के बारे में बता रहा है। कैसे, अगर हम सवाल सेट करेंगे कि व्हेन कब, तो जवाब होगा नाउ, यानी वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, कब काम करना शुरू करेंगे हम, उसका आंसर होगा नाउ, अब हम काम करना शुरू करेंगे। तीसरी एग्जांपल, ही कम्स हियर डेली, यानी कि वो यहां रोजाना आता है। तो डेली जो हमारा वर्ड है वो हमारा वर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब भी है लेकिन टाइम है, टाइम का एडवर्ब है। तो ये क्यों एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। अगर हम क्वेश्चन सेट करें व्हेन, यानी कि कब, वो इसकी ट्रांसलेशन यही बनती है ना कि ही कम्स हियर डेली, वो यहां रोजाना आता है। तो अगर हम कोई क्वेश्चन करने वाला अगर क्वेश्चन करे कि व्हेन यानी कि कब, तो उसका आंसर होगा डेली, यानी कि रोजाना आता है। इसी तरह सेकंड लास्ट एग्जांपल, आई हर्ट माई नी यस्टरडे, यानी कल मैंने अपना घुटना जो है वो जख्मी कर लिया। अब अगर इसमें जो वर्ड यस्टरडे है ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है, और ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों है, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। अगर हम क्वेश्चन करें व्हेन, यानी कि कब आपने अपने घुटने को जख्मी किया, तो उसका आंसर होगा यस्टरडे, यानी कि कल मैंने किया था। इसी तरह लास्ट एग्जांपल, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी। तो ऑलरेडी क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये हमें बता रहा है टाइम के बारे में कि ये जो काम हुआ ये कब हुआ। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, यानी मैं उसे पहले ही बोल चुका हूं, या उसे मैं पहले ही कह चुका हूं। तो अगर कोई क्वेश्चन करे कि व्हेन, यानी कि आपने कब कहा, तो उसका आंसर होगा ऑलरेडी। तो ऑलरेडी जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहां पे मैंने सिर्फ आपको काइंड बतानी है, मैंने ये नहीं बताना कि इस सेंटेंस में ऑलरेडी जो वर्ड है वो एडवर्ब कैसे हुआ। ये हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक वर्ड जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। या बाजुकात ऐसा भी होता है कि एक एडवर्ब जो है वो किसी फ्रेज को कंट्रोल कर रहा है, यानी फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता होता है, और बाजुकात जो एडवर्ब है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर रहा होता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि वर्ड जो यस्टरडे है या वर्ड जो डेली है ये एडवर्ब कैसे है। कैसे का आंसर मैं पहले कर चुका हूं, पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो सेंटेंस में वर्ड होता है वो एडवर्ब कैसे होता है। अब यहाँ मैं सिर्फ आपको काइंड्स बताऊंगा कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये किस टाइप के हैं, या किस क्लास में हम इन्हें डालेंगे। तो ये सब के सब जो एडवर्ब्स हैं, बिफोर, लेट, नाउ, डेली, यस्टरडे, ऑलरेडी, ये सब के सब हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं कि कोई काम कब हुआ, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। नेक्स्ट जो एडवर्ब्स की टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो हमें बताएं कि कोई काम कितनी दफा हुआ, हाउ ऑफन। कैसे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहले एग्जाम्पल है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, यानी मैंने तुम्हें 2 दफा बताया। तो ट्वाइस जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर कोई क्वेश्चन करे कि कितनी बार तूने बताया, तो उसका आंसर होगा ट्वाइस, यानी मैंने 2 बार बताया। दूसरी एग्जांपल, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, यानी कि मैंने उसे 1 दफा भी नहीं देखा। तो इसमें जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है वंस। वंस जो है, अगर हम क्वेश्चन सेट करें कि तूने उसे कितनी बार नहीं देखा,
तो उसका जवाब होगा वंस, यानी मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। तीसरी एग्जांपल देखें, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, यानी वो अक्सर गलतियां करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन सेट करे कि वो कितनी बार गलतियां करता है, तो उसका आंसर होगा ऑफन, यानी कि अक्सर। तो ऑफन जो OFTEN ऑफन वर्ड है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह सेकंड लास्ट एग्जांपल, ही सील्डम कम्स हियर, यानी कि वो कभी कभार यहां आता है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन करे कि वो कितनी बार आता है, तो उसका आंसर होगा कि वो कभी कभार, यानी कि सील्डम आता है, कभी कभार आता है। तो सील्डम जो है वो हमारा वर्ड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्ड वर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लास्ट एग्जांपल देखें, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, यानी कि वो हमेशा अपनी बेहतरीन जो सलाहियत है वो दिखाना चाहता है, ये वो अपना बेहतरीन करना चाहता है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन करे कि वो जो बेहतरीन परफॉर्म करना चाह रहा होता है वो कितनी बार करना चाह रहा होता है, तो उसका आंसर होगा ऑलवेज, यानी हमेशा वो यही चाह रहा होता है। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब्स होंगे जो हमें कितनी बार का आंसर दे रहे हो। हाउ ऑफन, यानी कि कोई चीज या कोई काम कितनी दफा वाकई हुआ। तो इन सब एग्जांपल्स में ट्वाइस, वंस, ऑफन, सील्डम, ऑलवेज, ये सब के सब वर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि कोई काम कितनी दफा हुआ। नेक्स्ट हम जो इसकी टाइप देखते हैं वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि ये ऐसे एडवर्ब्स होंगे जो हमें प्लेस के बारे में, जगह के बारे में बताएंगे कि यानी कि कहां का जो आंसर होगा, जो एडवर्ब्स कहां का आंसर होंगे, वो वाले एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएंगे, यानी कि वो एडवर्ब्स जो हमें जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दें। पहली एग्जांपल देखें, स्टैंड हेयर, यहां खड़े हो जाओ। तो अगर कोई क्वेश्चन करे, आपको सवाल करे कि कहां खड़ा होना है, कहां, वेयर, तो उसका आंसर होगा हेयर, कि यहां। तो हेयर जो वर्ड है HERE, हेयर, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दूसरी एग्जांपल देखें, गो देयर, वहां जाओ। अब इसमें जो वर्ड देयर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यही हमें प्लेस यानी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वर्ब जो है, अगर कोई क्वेश्चन करे कि कहां जाना है यानी वेयर, तो उसका जवाब होगा देयर, यानी कि वहां। तीसरी एग्जांपल, ये मैं बार बार क्वेश्चन का जो साथ में एलिमेंट आपको दे रहा हूं, ये इसलिए है कि आपको क्लियर होता जाए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या मतलब है। मतलब वो चीज जो प्लेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, वो चीज जो हमें जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो एडवर्ब जो हमें बताए कि कौन सी जगह, यानी वेयर का आंसर कहां। तीसरी एग्जांपल, द लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी एवरीवेयर, यानी जो छोटा मेमना था उसने मैरी, जो कि एक लड़की का नाम है, मैरी का पीछा किया, यानी हर जगह पीछा किया। जो छोटा मेमना था उसने मैरी का हर जगह पीछा किया, इसकी इस तरह से ट्रांसलेशन बनती है। अब इसमें जो वर्ड एवरीवेयर है ये हमारा एक ऐसा एडवर्ब है जो कि हमें प्लेस के बारे में जगह इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी जगह के बारे में। अगर हम क्वेश्चन कोई सेट करें कि वेयर, कहां उसका पीछा किया, तो उसका आंसर होगा, जवाब होगा एवरीवेयर, यानी कि हर जगह उसका पीछा किया। इसी तरह उसके बाद की एग्जांपल, माय ब्रदर इज आउट, यानी मेरा जो भाई है वो बाहर है। तो आउट क्या है, ये एक ऐसा एडवर्ब है जो हमें प्लेस के बारे में, जगह के बारे में बता रहा है कि कहां है उसका भाई, बाहर है। तो वेयर, जो अगर एक सवाल करें हम वेयर यानी कि कहां, तो उसका आंसर होगा आउट, यानी बाहर। इसी तरह सेकंड लास्ट एग्जांपल, कम इन, यानी अंदर आओ। तो इन क्या है, ये हमारा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी जगह के बारे में हमें बता रहा है कि कहां आना है। वेयर का जवाब है वेयर, यानी कि कहां, तो इन यानी अंदर। लास्ट एग्जांपल, द हॉर्स गैलप्ड अवे, इसमें जो वर्ड अवे है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यानी कि मुद्दे की बात ये है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब्स होते हैं जो हमें जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दें, यानी कि जो जगह को मॉडिफाई करते हुए नजर आए। जैसे मिसाल के तौर पर जो वेयर का आंसर हो, यानी वेयर, कहां के बारे में हमें बताएं कि कौन सी चीज या कौन सा काम कहां वाक़या हुआ है। नेक्स्ट जो एडवर्ब्स की टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी वो एडवर्ब्स जो हमें मैनर के बारे में बताएं, यानी कि अंदाज के बारे में बताएं कि कोई चीज किस मैनर में या किस अंदाज में वाकई हुई। हाउ या इन व्हाट मैनर का जवाब हो। कैसे एग्जांपल से क्लियर होगी ये बात। पहले एग्जांपल है, द सिक्स फॉट ब्रेवली, यानी कि जो सिख थे वो ब्रेवली यानी कि बहादुरी से लड़े। तो इस सेंटेंस में ब्रेवली जो है वो हमारा एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि अंदाज हमें बता रहा है कि वो किस तरह से लड़े। हाउ का आंसर है कि किस तरह से, किस मैनर में, किस अंदाज में लड़े, तो उसका जवाब है ब्रेवली, यानी कि बहादुरी से लड़े। दूसरी एग्जांपल देखें, द बॉय वर्क्स हार्ड, तो यानी लड़का जो है वो सख्त मेहनत करता है। तो हार्ड जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये क्या हमें बता रहा है,
उसका मैनर बता रहा है, अंदाज बता रहा है कि किस अंदाज में वो मेहनत करता है। तो हार्ड अंदाज में यानी कि सख्त अंदाज में मेहनत करता है। तीसरी एग्जांपल देखें, इज दैट सो, मतलब क्या ऐसा है, इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो वो बनती है इज दैट सो, क्या ऐसा है। तो सो क्या है, ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है कि क्या इस अंदाज में है, यानी कि सो इस अंदाज में है, क्या ऐसे है। तो सो क्या है, ये हमें बता रहा है कि कोई काम कैसे हुआ, मैनर बता रहा है, अंदाज बता रहा है कि कोई काम ऐसे हुआ है। तो एक क्वेश्चन है इस तरह से। दूसरी इसके बाद एग्जांपल है, दस ओनली विल यू सक्सीड, यानी कि इस तरह सिर्फ तुम कामयाब हो गई। तो दस का मतलब है इस तरह। तो इस तरह क्या है, एक मैनर है, एक अंदाज है कि इस अंदाज में यानी कि इस तरह काम करोगे तो फिर तुम कामयाब होगे। तो इस तरह या इस अंदाज में हमें क्या बता रहा है, एक मैनर बता रहा है कि इस मैनर में अगर तुम काम करोगे। तो 10 जो हमारा वर्ड है या 10 जो हमारा एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गोविंद रीड्स क्लियरली, यानी कि गोविंद जो है वो क्लियरली पढ़ता है, वाजे तौर पर पढ़ता है। तो क्लियरली क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि क्या बता रहा है, अंदाज हमें बता रहा है कि वो किस तरह से पढ़ता है, वो क्लियरली पढ़ता है, वो यानी कि वाजे अंदाज में पढ़ता है। यानी कि इस एडवर्ब ऑफ मैनर में जो एडवर्ब होगा वो हमें अंदाज के बारे में बताता जाएगा कि एक काम जो है वो किस अंदाज में हुआ है, यानी किस मैनर में हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दिस स्टोरी इज वेल रिटन। तो इसमें वेल जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि ये जो स्टोरी है ये अच्छी तरह लिखी हुई है। तो वेल क्या है, ये हमें मैनर बता रहा है कि किस अंदाज में लिखी हुई है, अच्छी अंदाज में लिखी हुई है। तो वेल जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। सेकंड लास्ट एग्जांपल देखें, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, यानी जो बच्चा है वो साउंडली सोया। साउंडली मतलब अच्छी तरह सोया, अच्छे अंदाज में या अच्छी तरह सोया। तो द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, इसमें जो एडवर्ब साउंडली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये हमें अंदाज बता रहा है कि बच्चा किस अंदाज में यानी कि किस मैनर में सोया। तो उसका आंसर है साउंडली मैनर में, यानी कि अच्छे अंदाज में, पूरी तरह कंप्लीटली अच्छे अंदाज में वो सोया। लास्ट एग्जांपल देखें, स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, यानी आहिस्ता से और दुख भरे अंदाज में हमने उसे नीचे लिटाया या नीचे रखा। तो इस जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट जो एग्जांपल है, इसमें दो एडवर्ब्स यूज हुए हैं, एक स्लोली और दूसरा सैडली। तो ये दोनों के दोनों जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अंदाज बता रहे हैं कि उन्होंने किस अंदाज में उन्हें नीचे रखा या यानी कि उन्होंने किस अंदाज में उसे नीचे रखा या लिटाया। तो वो किस अंदाज में है, वो एक तो स्लोली थे यानी आहिस्ता से रख रहे थे, और दूसरा सैडली थे यानी वो दुखी भी थे, गमजदा भी थे। तो स्लोली एंड सैडली, स्लोली भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है और सैडली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे एक बात और है जो नोट करने की बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो ये है कि जो ली ग्रुप है यानी एल वाई ग्रुप है, एडवर्ब्स जो कि एल वाई ग्रुप से बनते हैं। कैसे? मतलब एडजेक्टिव्स के साथ हम एल वाई का एडिशन करें तो हमारे पास एडवर्ब बनता है। तो एडजेक्टिव से जो एल वाई ऐड करके एडवर्ब्स हमारे बनते हैं, वो सारे के सारे एल वाई वाले जो एडवर्ब्स हैं वो सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हैं ज्यादातर, यानी कि उनमें से जो ज्यादातर एडवर्ब्स हैं वो इसी क्लास से हैं, यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर से हैं। यानी आप कह सकते हैं जो ली ग्रुप है, एल वाई ग्रुप जो है एडवर्ब्स का, वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में फॉल करता है। नेक्स्ट जो एडवर्ब्स की टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी भी इन्हें कहते हैं। ये हमें क्या बताता है कि कोई काम किस हद तक या कितना हुआ, हाउ मच यानी कितना, या टू व्हाट एक्सटेंट या टू व्हाट डिग्री यानी कि किस हद तक हुआ। इसकी एग्जांपल से इनको क्लियर करते हैं कि ये एडवर्ब कैसे होते हैं। पहली एग्जांपल है, ही वाज टू केयरलेस, यानी वो बहुत गैर मोहतात था, केयरलेस था। तो टू जो हमारा है एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्यों? ये हमें बता रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट यानी किस हद तक वो केयरलेस है, वो टू यानी बहुत केयरलेस है। दूसरी एग्जांपल देखें, इज दैट एनी बेटर, यानी क्या ये कुछ बेहतर है। तो एनी जो हमारा वर्ड है ये हमारा एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी ये क्या हमें बता रहा है, ये हमें एक्सटेंट बता रहा है, हाउ मच यानी किस हद तक। तो इज दैट एनी बेटर यानी ये कुछ हद तक बेहतर है या ये कुछ बेहतर है। तो हाउ का आंसर कुछ, एनी। तो एनी जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। तीसरी एग्जांपल देखें, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, यानी ये जो आम है वो तकरीबन पक चुके हैं, ये तकरीबन पक्के हैं। तो इसमें जो वर्ड ऑलमोस्ट है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और ये हमें क्या बता रहा है कि किस हद तक का जो वर्ड आंसर होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, यानी कि किस हद तक कोई काम हुआ
या कोई चीज किस हद तक है। तो द मैंगोज, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, तो किस हद तक वो पक चुके हैं, वो ऑलमोस्ट यानी तकरीबन पक चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तो किस हद तक, ऑलमोस्ट। उसके बाद एग्जाम्पल है हमारी यू आर क्वाइट रॉन्ग, यानी कि तुम खास से गलत हो, काफी हद तक या मुकम्मल गलत हो। तो इसमें टू व्हाट एक्सटेंट का, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक वो गलत है, वो क्वाइट गलत है, यानी कि वो क्वाइट रॉन्ग है। तो क्वाइट हमारा जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। सेकंड लास्ट एग्जांपल देखें, द सी इज वेरी स्टॉर्मी, यानी जो समंदर है वो बहुत तूफानी है, स्टॉर्मी है यानी कि। तो इसमें जो वर्ड हमारा वेरी है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, और ये हमें बता क्या रहा है, एक्सटेंट बता रहा है, हमें हद बता रहा है कि कोई चीज किस हद तक है। तो जो स्टॉर्मी है, यानी कि जो समंदर स्टॉर्मी है, जो यानी कि जो समंदर तूफानी है, वो किस हद तक है, वो है वेरी हद तक, यानी बहुत हद तक। इसी तरह लास्ट एग्जांपल से मजीद क्लियर करें कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कौन से होते हैं। यू आर पार्टली राइट, तो पार्टली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों, यू आर पार्टली राइट का मतलब है कि तुम मतलब कुछ हद तक सही हो। तो सवाल अगर हम करें कि किस हद तक, तो उसका जवाब होगा कुछ हद तक, यानी उसका जवाब होगा पार्टली। तो पार्टली हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक्सटेंट बता रहा है, ये हमें हद बता रहा है कि कोई चीज किस हद तक है या कोई चीज कितनी है। तो यू आर पार्टली राइट, यानी कि तुम कितने दुरुस्त हो या तुम कितने सही हो, तुम पार्टली सही हो, यानी कि तुम कुछ हद तक सही हो। तो कहने का मुद्दे की बात वो ये है कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी वो एडवर्ब्स होते हैं जिनमें जो एडवर्ब होता है वो हमें एक्सटेंट के बारे में बताता है, यानी कि हद तक बताता है कि कोई चीज या कोई काम किस हद तक हुआ। नेक्स्ट जो एडवर्ब्स की टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, कि वो एडवर्ब्स जो किसी बात की तस्दीक के लिए आते हों। कैसे, एग्जांपल से क्लियर करें, श्योरली यू आर मिस्टेकन, यानी यकीनन तुम गलत हो। तो इसमें श्योरली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। कैसे, कि वो तस्दीक कर रहा है कि श्योरली यानी यकीनन तुम गलत हो। तो श्योरली क्या है, ये हमें अफर्मेशन यानी कि तस्दीक के लिए वर्ड हमने इस्तेमाल किया, तस्दीक के लिए ये एडवर्ब हमने इस्तेमाल किया, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, ही सर्टेनली वेंट, यानी वो यकीनन गया। ही सर्टेनली वेंट, वो यकीनन गया। तो इसमें जो सर्टेनली वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, यानी कि वो अफर्मेशन कर रहा है। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि वो अफर्म कर रहा है किसी चीज को, किसी चीज की तस्दीक कर रहा है। तो ऐसे एडवर्ब्स जो किसी काम की तस्दीक के लिए आए तो वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होते हैं, या उन्हें एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, अफर्मेशन एंड निगेशन हम कहते हैं। यानी कि वो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वो निगेशन में आ जाएंगे। जैसे पहली एग्जांपल को अगर हम नेगेटिव में करें तो वो होगा श्योरली यू आर नॉट मिस्टेकन, तो इसमें ये निगेशन आ गई। लास्ट जो हमारी एडवर्ब्स की टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो इसमें जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें कोई ना कोई रीजन होती है, यानी वो एडवर्ब्स जो कि रीजन को, वजह को शो करने के लिए इस्तेमाल हो, वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं। कैसे, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल है, ही इज हिंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज। तो इस सेंटेंस में हिंस जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्यों, क्योंकि वो हमें रीजन के ही बता रहा है कि ही इज हिंस इसलिए अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, यानी कि वो इसलिए उस पर जो इल्जाम लगा था उसको मुस्तरद नहीं कर सका। तो इसलिए यानी कि वजह बताने के लिए जो हमने एडवर्ब इस्तेमाल किया वो हिंस है। दूसरी एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर होगा कि एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यानी वो इसलिए स्कूल छोड़ गया। तो इसमें कोई ना कोई रीजन है। ही देयरफॉर, यानी कि अगर इसकी एक हम पिक्चर बनाएं तो ये सेंटेंस इस तरह के हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम पहले कोई एक लंबी वजह डिटेल में बयान करते हैं और उसके बाद हम एक फाइनल सेंटेंस लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, उसने स्कूल छोड़ दिया और उसकी हम स्टोरी बता रहे हैं कि वो स्कूल क्यों छोड़ गया। तो हमने किसी को पूरी स्टोरी बताई कि इस काम ये हुआ उसके साथ, या उसने ये किया, ये सारी ये वजूहात थी या ये सारी रीजंस थी जिसकी वजह से वो तंग आ चुका था। और आखिर पे हम फाइनल सेंटेंस इस तरह का देते हैं। वो इस तरह का सेंटेंस होता है। कैसे सेंटेंस होता है, वो होता है ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यानी वो इसलिए स्कूल छोड़ गया। तो ये देयरफॉर जो वर्ड है जो कि एक रीजन को शो कर रहा है, जो कि एक रीजन, एक वजह को रिलेट कर रहा है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो हिंस और देयरफॉर इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन होते हैं, जो कि
एक रीज़न, एक वजह को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 34 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ।